हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी का फर्स्ट पीवाईक्यू है ये, गणपत गुरुकुल फुलेरा यूट्यूब चैनल पे। तो देखो दोस्तों, आज हम पहला पीवाईक्यू एसएससी जीडी का लेके आए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो पहला पीवाईक्यू अपन लेके आए हैं दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन जो भी है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हम आपको 1 मिनट देंगे, उसके बाद में हम आपको करवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना सभी दोस्तों। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% क्या देता है, डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद में उसको 20% लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य आपको दे रखा है 2400 रुपए, तो बोला जा रहा है दुकानदार इसका क्रय मूल्य कितना बताएगा। तो आपको इसका क्रय मूल्य बताना है। एक बार सभी के लिए क्वेश्चन है और सभी इसका प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, समझना। देखो दोस्तों, होता क्या है इसमें, जब दुकानदार हमारे पास में साफ साफ कह रखा है कि 40% डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है दोस्तों, वो किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। पहले बात मैं आपको बता देता हूं कि डिस्काउंट जब भी आपको दिया जाएगा दोस्तों, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है दोस्तों, एमआरपी पे दिया जाता है। हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट कोई भी दे आपको, लेकिन वो देगा किस पे, एमआरपी। और एमआरपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे देगा। किस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा। तो अंकित मूल्य पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। अब अंकित मूल्य पे जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमने बोला अब आपको कहा जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किस पे, क्या प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, सीपी क्रय मूल्य पे होता है। हमेशा किस पे होता है दोस्तों, सीपी क्रय मूल्य पे होता है। सर एग्जाम कब है, एग्जाम डेट आ गई है भाई, ठीक है ना, देख लो आप, एग्जाम डेट आ गई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, दोनों ही किस पे होंगे, क्रय मूल्य पे होगा। जब तक एग्जामिनर हमें यह ना बोले कि ये विक्रय मूल्य पे हो रहा है, जब तक हम क्या मान के करेंगे, पर्सन को क्रय मूल्य मान के करेंगे। चलो आइए पर्सन पे चलते हैं। 40% डिस्काउंट का मतलब भाई, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 4/10 होता है। कितना होता है, 4/10। और 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है दोस्तों, ये 2/10 मान लेते हैं इसको। कितना मानेंगे, 2/10। देखो, ये डिस्काउंट की बात हो रही है और प्रॉफिट की बात हो रही है। हमारे पास में दोनों चीजें है। डिस्काउंट हो रहा है वो हमारे पास में 40% मतलब 4/10 है। प्रॉफिट हो रहा है वो 20% मतलब 2/10 है। तो हमने बोला है कि भाई 10 रुपए की वस्तु होती तो हमारे पास में 4 रुपए का डिस्काउंट होता, तो दुकानदार कितने रुपए में बेचता, 6 रुपए में बेच देता। मतलब ये एसपी है हमारे पास में, ये एमआरपी है भाई, मैं फिर कह रहा हूं ये एमआरपी है और ये एसपी कहा जा रहा है हमारे पास में। ठीक है। अब मैं करना चाह रहा हूं कि 10 रुपए, देखो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। और क्रय मूल्य पे होता है तो 10 रुपए यदि मेरा सीपी है, यदि हमारा सीपी 10 रुपए है, तो हमारे पास में पता है कि 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। 2 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, एसपी 12 रुपए बन जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसपी 12 है, यहाँ पे हमारा एसपी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन एसपी तो दोनों जगह सेम आना चाहिए ना, और सेम आना चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों वैल्यू सेम करेंगे। मतलब इस वैल्यू को 2 से इंटू करेंगे, ये तो 12 बन गए, ये भी 12 हो गया। इसको भी 2 से इंटू करेंगे, और 2 से इंटू करेंगे तो हमारा एमआरपी कितना निकल के आ गया, 20 आ गया। यदि एमआरपी हमारा 20 आ गया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीपी कितना है जी, 10 रुपए है। और हमें कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य 2400 है। नहीं भाई, अंकित मूल्य 20 है। देखो 2400 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 20 आ रही है। और पूछ रहा है कि सीपी की वैल्यू क्या होगी, तो सीपी की वैल्यू कितनी है जी, 10 है। अब आप इस वैल्यू को यदि हल करेंगे तो आपको पता है 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 120। और 120 को 10 से इंटू करने पे कितना आ गया, 1200। तो हमारा राइट आंसर 1200, ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। वाईफाई अच्छा ले लो, वाईफाई तो अच्छा ले लेंगे भाई हम। ठीक है भाई। तो हमने क्या देखा भाई, हमें क्या पूछा जा रहा था, देखो हमें 3 बात पूछी जा सकती है, क्रय मूल्य, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। यदि हमारे पास में, याद रखना, विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, तो विक्रय मूल्य पूछा जाता तो 10 की जगह क्या लेते हैं हम, 12 ले लेते हैं, और आंसर विक्रय मूल्य का आ जाता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
और आपको इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम गणपत गुरुकुल फुलेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आइए अगले पर्सन पे चलते हैं। पर्सन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, देखो पर्सन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति की आय कितनी है जी, 95,000 रुपए है और उसका व्यय कितना है भाई, 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। हितेश कुमार किंग ऑफ मैथ वीरेंद्र सर, ठीक है भाई। 75,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दे तो बताओ कि बचत में कितने परसेंट परिवर्तन आएगा, बताओ भाई कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है। एक व्यक्ति की आय में देखो एक व्यक्ति की आयु 95,000 रुपए। एक बात बताओ भाई, कोई व्यक्ति है उसकी आय हमें दे रखी है 95,000 रुपए, ये लो जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसका हमारे पास में खर्च भी दे रखा है और खर्च कितना दे रखा है, साफ साफ कह रखा है 75,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, हमें कह रखा है कि बताओ इसका बचत कितनी है। तो भाई एक बात बताओ, 95 से यदि वो 75 खर्च करेगा तो क्या 20,000 बचाएगा क्या? अरे सिंपल सी बात है, कितना बचाएगा, 20,000 रुपए वो बचाएगा। अब हमें कहा जा रहा है कि भाई ये 18% क्या करता है, आय बढ़ा देता है। एक बात बताओ अरे दोस्तों, 18% बढ़ाएगा, यहां से इसका 18% निकालूंगा तो भाई आपको पता है कितना आना चाहिए, 2 जीरो से परसेंट हट जाएगा। अरे 2 जीरो से तो क्या होगा, इसका परसेंट हट जाएगा। और जब भी इसका 2 जीरो से परसेंट हटेगा तो आप क्या करोगे, 950 को 18 से इंटू करेंगे और 950 को 18 से इंटू करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 17,100, मतलब 17,100 रुपए। 18% निकलेगा और निकलेगा तो इसकी आय इतने रुपए बढ़ेगी और इतने रुपए बढ़ेगी तो ये कितने हो गए भाई, 001। और हमारे पास में 7 और 5 12 के 2 एक हासिल आएगी, 9 10 11, मतलब इसकी आय कितनी हो गई अब हमारे पास में, 1,12,100। ठीक है, 1,12,100 यदि इसकी आय है तो बताओ इसका खर्च भी तो बढ़ रहा है भाई 18%, सॉरी 12%। इसका 12% निकालूंगा तो वही परसेंट से 2 जीरो उठेगा तो 0 12 5 60 का 0 6 आएगा, 84 और 6 90, इसका मतलब ये 9,000 रुपए बढ़ेगा। और 75 प्लस 9 कितना हो गया, 5 ये 4 वो 84,000 रुपए। तो बताओ बचत कितनी रह गई, तो मैं कहूंगा सर 16,000 रुपए ये बच गए, 12,000 रुपए, तो 16 और 12 कितना होता है भाई साहब, 28,100 रुपए बच गए। ये लो जी, 28,100 रुपए बच गए। तो बचत बढ़ रही है क्या, तो आप कहोगे सर 8,100 रुपए इसकी बचत है ना वो बढ़ गई। और 8,100 रुपए यदि बढ़ रही है, 8,100 रुपए बढ़ किस पर रही है, 20,000 पे, इंटू में परसेंट के लिए क्या आता है जी, 100 आता है। तो कितने परसेंट बढ़ गई, तो मैं कहूंगा 3 जीरो से 3 जीरो काट दी हमने, 2 का भाग लगाऊंगा भाई 81, 20,000, सॉरी यहाँ पे 20,000 आएगा, 20,000 पे बढ़ेगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, ये भी जीरो से जीरो कटेगा तो 81/2 आएगा। 81/2 का मतलब ये हो गया 40.5% इसकी बचत बढ़ेगी। तो हमारे पास में ऑप्शन बैठा होगा 40.5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा 40.5। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, 95,000 का 18% निकाला जो 17,100 आता है। टोटल आई कितनी हो गई, 1,12,100। 75,000 का 12% आता है 9,000, तो ये कितना हो गया भाई, 75,000 प्लस 9,000 84,000। ये माइनस करेंगे तो 28,100 आएगा, और 28,100 आएगा तो मैंने बोला 20,000 है, 28,100 हो गया तो हमारे पास में 8,100 रुपए बढ़ गया। और 8,100 बढ़ किस पे रहा है, तो आप कहोगे सर 20,000 पे बढ़ रहा है, और 20,000 पे बढ़ रहा है तो इंटू में 100, तो कितना आ गया, 40.5 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले पर्सन पे। पर्सन नंबर 3 देखना दोस्तों क्या कह रहा है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया और 10% की हानि वे की। मतलब डिस्काउंट देने के बाद में उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और हानि होने के बाद में बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर यदि उसे कितनी डिस्काउंट दे देना चाहिए कि वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो जाए। एक बात बताओ भाई, 72,000 रुपए की वस्तु है, अंकित मूल्य दे रखा है 72,000 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है 72,000 रुपए पर, मतलब ये एमआरपी दे रखी है आपको, मतलब ये एमआरपी है दोस्तों। अब एमआरपी 72,000 रुपए और हमारे पास में बोला जा रहा है 20% डिस्काउंट है, तो इसका 20% का मतलब 1/5 निकाल देते हैं। और 1/5 कितना आएगा भाई, 5 आएगा। इसके बाद में 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 5 चौके 20 होगा, फिर 20 होगा, 2 जीरो, मतलब 14,400 रुपए का क्या हो गया हमारे पास में। कितने नंबर का पेपर होता है और कितने
नंबर लाना है। भाई पेपर तो देखो हमारे पास में SSCGD का है ना, 80 क्वेश्चन आते हैं, और 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर में 160 का होता है, और इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके जीएस के और 20 हिंदी के आते हैं। सिंपल सी बात है। और नंबर कम से कम आपको जो लाना होगा भाई 160 में से कम 120 130 नंबर तो लाना ही लाना है, ये तो अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये तो अनिवार्य है, 160 नंबर तो कट ऑफ है नॉर्मली आजकल। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है, हमने बोला कि एमआरपी यदि 72,000 रुपए है, और 72,000 रुपए की जो वैल्यू है उस पर हमने क्या कर दिया भाई, ये 14,400 रुपए यदि मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ एसपी क्या निकल के आ गया। तो आप कहोगे सर 14,400 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद में डबल जीरो आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पे 6 है तो ये 5 आएगा। मतलब हमारे पास में 57,600 रुपए क्या बचेगा, इसका एसपी आ जाएगा। अब साफ साफ कह रहा कि 57,600 में बेच रहा हूं ना, एसपी है, तो 10% क्या हो जाती है दोस्तों, हानि हो रही है। मतलब 57,600 रुपए में बेचने पे 10% हानि हो रही है। मतलब ये 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालू तो सीपी आएगा। भाई सीपी क्या होता है, 100 रुपए मानते हैं, तो ये भाई 10% हानि की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा, और सीपी आएगा तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा। भाई देखो कितनी बार, 9 छिकी 54 होता है, ये लो, ठीक है, हमारे पास में कितना बच गया, 3 बच गया, 9 चौक 36 और 0 आएगा, तो हमारे पास में सीपी कितना आ गया भाई, 64,000 रुपए आ गया। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 64,000 रुपए है, और उस 64,000 रुपए की वैल्यू पर हमें कितना भाई, 440 रुपए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अरे तो भाई 440 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो उसका जो नया एसपी होगा वो होगा 64,440। सिंपल सी बात है, 64,000 रुपए की वस्तु को 64,440 रुपए में बेचोगे ना, तो 440 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या कहा जा रहा है आपको कि बताओ अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना दे कि ये 440 रुपए कमा ले। तो मैं कहूंगा भाई 72,000 से कितना रुपए का डिस्काउंट दे दूं, तो आपको पता होना चाहिए 72,000 रुपए से जो डिस्काउंट देंगे 64,440 माइनस करके देखना, तो आप कहोगे सर 72,000 में से 64,440 माइनस करेंगे, उसके बाद में 72,000 नीचे आएगा, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है परसेंट में, इनटू में क्या आ गया 100। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा परसेंट निकल के आएगा दोस्तों। आइए निकालते हैं, कितना आता है, 2 जीरो अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, 11 में से 4 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा, ये हमारे पास में 6 में से 6 गया तो 0, ये 7200 बनेगा, 72,000 बनेगा, इनटू में 100 आएगा। अब देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, तो 4 जीरो है तो 3 जीरो से तो कट जाएगी, 72 का भाग देंगे तो मतलब ये 10 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तो 10 से ज्यादा वैल्यू आएगी। भाई हम ये कहेंगे ये वैल्यू कटेगी, एक बार काट के देखना है कि इस वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है। क्या वाईफाई टक रहा है। तो भाई भाग देने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.55। कितना आएगा, 10.55। यही सही आंसर है इसका, 64,400 नहीं आएगा। किसी के दिमाग में है ना कि सर यार 64,400 रखेंगे, 64,400 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें डिस्काउंट पूछा जा रहा है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो यहाँ पे एमआरपी की वैल्यू आएगी, को क्रय मूल्य की वैल्यू ना निकाले यहाँ पे, क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो हमें नहीं पूछा जा रहा है। हमें तो 440 रुपए का लाभ पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, और डिस्काउंट किस पे, एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी हमारे पास में 72,000 पे, तो कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 10.50 या 55 जो भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 10.50 होगा या 55 होगा, यहाँ पे हमारे पास में एक ही अंक में दे रखा है, तो हमारे पास में 2 अंकों में लेंगे तो 10.55 इज राइट आंसर बनेगा। चलो आगे, प्रश्न नंबर 4 देखना दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है। एक हमारे पास में लंबवर्तीय बेलन दे रखा है, और उसका व्यास दे रखा है कितना जी, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, दोनों का योग बोला जा रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब हमारे पास में बेलन दे रखा होगा, जब हमारे पास में बेलन होता है, आपको भी पता होगा, और बेलन में दोस्तों होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास में इसमें इसमें क्या होता है, बेलन में हाइट होती है। भाई क्या होता है, हाइट, मतलब बेलन में हमारे पास में हाइट होती है, ऊंचाई होती है, याद रखना दोस्तों।
क्या होता है भाई? ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो हाइट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, जब बेलन में हाइट है तो इसका जो क्षेत्रफल, जो आयतन, देखो मैं तीनों बात बताना चाह रहा हूं कि एक तो बेलन क्या क्या होता है भाई, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखा रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हमेशा सारी चीजें आनी चाहिए। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h). यदि मैं किसी बच्चे को ये चीजें याद नहीं हो पाती है तो बता देता हूं कि हमारे पास में जो वर्त होता है ना, जो वर्त होता है तो वर्त का क्षेत्रफल तो बेलन के आयतन में होता है कन्वर्ट, बेलन के आयतन में, याद रखना, फिर कह रहा हूं, बेलन के आयतन में वर्त का क्षेत्रफल कन्वर्ट होता है और एच के साथ में कन्वर्ट होगा। अब इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो ये होगा आयतन πr²h। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, πr²h। मैंने बोला हाइट होती है बेलन में, इसलिए हाइट के साथ में कन्वर्ट होगा ये। तो भाई हमें पता है कि वर्त का क्षेत्रफल πr², तो बेलन में क्या हो जाएगी, हाइट भी आ जाएगी, तो πr²h। तो दोनों देखो हमारे पास में इजी हो गया फॉर्मेट करना। अब हम देखो आगे क्या करते हैं, हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, मैंने फिर कहा है आपको कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ओके सर, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैंने बोला भाई, आपको पता है हमारे पास में वर्त होता है, तो वर्त का जो परिधि होती है ना वो क्या होता है, 2πr। अरे 2πr होता है, तो मैंने बोला वक्र पृष्ठ भी यही होगा 2πr। लेकिन क्या होता है बेलन में, बेलन में आपको हो गया गुरुजी हाइट, हाइट के साथ में मतलब 2πr(h). तो देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले कितने इजी से याद करा दिया। मतलब हमारे पास में जो वर्त होता है और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², उसके h लगा दो, वही बेलन का आयतन बनेगा। हमारे पास में वर्त की परिधि होती है 2πr, तो इसके साथ में h लगा दो, 2πr(h) इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr(r+h) हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, याद रखना ये चीज। आइए अब हमें एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ के बाद में हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठ में। तीन आपको फॉर्मूले लिखा देता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास में टीएस से जो टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों, ये होता है 2πr(r+h), और हमारे पास में आयतन जो होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है πr²h। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, यहां तक हमारे पास में प्रश्न आ रहे और पूछे जा सकते। अब देखो भाई हमने क्या बोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है। मतलब यह कहा जा रहा है कि भाई 2πr(h) और साथ में 2πr(r+h), 2πr(r+h), इन दोनों का योग बताना है। मतलब ये दोनों ही बात हमें बतानी होती है। और जब दोस्तों आपको दोनों ही बात बतानी होती है तो बताओ इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सिर्फ 2πr तो कॉमन है, देखो यहां से यहां तक ये वैल्यू तो कॉमन आ रही है। और कॉमन आ रही है तो एक बात बताओ, क्या मैं h प्लस में r+h लिख लूं? क्या कहा दिक्कत आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे पास में वहां से क्या बचेगा, h बचेगा, यहाँ से r+h बचेगा। वैल्यू रखेंगे भाई अपनी जगह, तो दो अपनी जगह, पाई का मान 22/7 होगा। आर का मान हमें दे रखा है कितना भाई, व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। ये व्यास है तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या क्या होगा भाई, 7 होगा हमारे पास में। अब हमारे पास में हमारे इंटू दे रखा है h, तो h का मान 2 दे रखा है, और हमारे पास में ये 7 प्लस में 2 तो 9 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया। डायरेक्टली कर लेंगे हम कि भाई 7 प्लस में 2 9 होगा, 9 प्लस में 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा। ये वैल्यू कटेगी 7 से 7, तो बताओ 22 इंटू 2 44 होता है, 44 को करेंगे तो 484। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन होगा 484 सेमी स्क्वायर, तो यही राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास में। याद रखना दोस्तों, मैंने फिर बोला है 2πr(h), मतलब ये हमारे पास में सरफेक्स एरिया होता है, ये टोटल सरफेक्स एरिया होता है। दोनों का योग कर देना, और दोनों का योग करेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस में r+h बन जाएगा। आगे यदि कोई बच्चा इसको r प्लस में 2h लिखना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, वो कैसे भी करना चाहे तो। लेकिन ये वैल्यू 2 अपनी जगह, पाई का मान 22/7, r का मान 7 रहेगा। यहाँ पे 2 रखूंगा और यहाँ पे 2 + 7 रखूंगा, तो ये वैल्यू 7 प्लस में 2 बनेगी, मतलब 9 11 बन जाएगी। ये याद रखना, 2 है, ये हमारे पास में 7 है, ये हमारे पास में 2 है, तो 7 + 2 9, 9 प्लस में 2 कितना, 11 हो जाएगा। तो ये 11 लिखा हुआ है, और वैल्यू को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 का क्या रहा है आपको देखना। एक व्यक्ति है, वो अपनी बाइक से जाता है और 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है दोस्तों, एक निश्चित दूरी तय करता है।
और साइकिल से वापस आता है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और प्रारंभिक स्थान से वापस लौट के आता है, तो उसकी औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल जब भी आपको एग्जामिनर पूछे दोस्तों, पहले तो ये याद रखना दूरी समान होनी चाहिए, मतलब जितना वो जा रहा है उतना ही वापस आना चाहिए। जब हमारे पास में दूरी समान होती है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, याद रखना औसत चाल का। और ये हमारे पास में औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समझ लेना। 2xy x प्लस वाई, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो औसत चाल के लिए हम यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखो दो अपनी जगह, x का मान 64 है, y का मान 16 दे रखा है, और दोनों का योग होगा तो 64 और 16 70 80 हो गया भाई, ये लो 80 हो गया। ये वैल्यू कटेगी अभी, और कटेगी तो देखो ये पहले 8 से कटेगी 10 बार, या 8 से कटेगा 8 बार। दोस्तों हम इंटू करेंगे डायरेक्टली, तो इंटू करेंगे तो 8 इंटू 2 16 होता है, ये 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और बट्टे में कितना है जी 10, और भाग देंगे तो 25.6 किलोमीटर हमारे पास में आ जाएगा हावर के अंदर। यही औसत चाल है 25.6, मतलब हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना, 2xy x प्लस वाई अपॉन में हम इसको जब करेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 64 और हमारे पास में 16 दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में जैसे पाइप टंकी और समय कार्य के पर्सन करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम मेथड से हमारे पास में एलसीएम आ गया 64, भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा और ये 4 आएगा। अब स्पीड तो आ रही है हमारे पास में 4 और 1 5, और ये 64 आ रहा है, लेकिन आने व जाने में दोनों में ही ये बात होती है। तो एक बात बताओ, 64 जाएगा तो 64 ही वापस आना होगा, तो इसके 2 से इंटू और करते हैं साथ में, तो ये वैल्यू निकल के आते हैं 128/5, और 128/5 को सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेगा, 55 25 होगा, और फिर हमारे पास में दोस्तों 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे इसको, मतलब दोनों में आपको जाने व आने का समय ऐड हो जाता है, तो 64 जाएगा तो 64 ही वापस आएगा, तो टोटल दूरी हो गई 128। ये हमारे पास में, ये हमारे पास में दे रखा है, उसका भाग लगा देना, और भाग लगाएंगे तो टोटल मिला के हमारे पास में क्या आ जाएगी चाल, ये एवरेज चाल होगी 25.6 आ जाएगी। आओ अगले पर्सन पे चलता है। पर्सन नंबर 6 का आपको कह रहा है दोस्तों, ये अपने वेतन का 45% किस पे करता है, भोजन पे करता है। ठीक है भाई, यदि एक का वेतन हमने 100 रुपए मान लिया, तो 45 रुपए तो वो भोजन पे करेगा, ये लो जी। 5 रुपए करेगा वृद्धाश्रम पे, ये लो जी 5 रुपए फिर कर दिए। अब हमें कहा जा रहा है कि भाई भोजन पे और वृद्धा आश्रम पे उसका टोटल मिला के कितना दे रखा है 28,500, मतलब 28 से 500 दे रखा है। इन दोनों का योग दोस्तों जो कितना दे रखा है 50, मतलब ये 50 की वैल्यू और उसकी आय पूछ रहा है, तो हमने कितना माना है जी 100 माना है, और 100 माना है तो दोस्तों ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100 होगा, इंटू करेंगे तो आपको पता है 285 इंटू 2, मतलब ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 5 दूनी 10 का जीरो एक हासिल रहेगा, 28 दूना 56 एक 57 रहेगा, मतलब ऑप्शन दे रखा है 57,000, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एग्जामिनर आपको ये कर रहा था कि आप इसकी कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो, बाकी पर्सन बड़ा अच्छा था और सिंपल भी था। ठीक है दोस्तों, अब एसएससी जीडी के लेवल पे आप चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे लेवल के पर्सन देगा ही एग्जामिनर। ये लो जी एक और अच्छा क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कह रहा है कि एक दशमलव स्थान तक आप आंसर निकालो, और सब में देखो एक दशमलव स्थान आ ही रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि 3,50,000 रुपए में खरीद रहा है, 4,35,000 रुपए में वो बेच रहा है, तो भाई उसका प्रॉफिट कितना हो गया। एक बात बताओ, 3,50,000 में खरीद के 4,50,000 में बेच देता तो 1 लाख का प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन वो 15,000 कम कमा रहा है, इसका मतलब 85,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, बस इतनी सी बात है। अब दिमाग की बात है, 85,000 का प्रॉफिट वो कमा रहा है, और 85,000 का प्रॉफिट कमा किस पे रहा है, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य पे कमाता है, मतलब 3,50,000 पे कमाता है। ये लो जी 3,50,000 पे, और एंटो में क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, यही इसका प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, यही प्रॉफिट होगा। मतलब 4 जीरो है तो 4 जीरो काट दीजिए पहले आप, 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से। अब 5 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार 7 बार, और 5 का यहाँ लगाऊंगा तो 17×5 85 होता है। पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा भाई, तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, हमारे पास में 14 के बाद में 3 बच गया, 3 का मतलब 30 हो गया दोस्तों, 30 का मतलब हो गया 7 चौक 28, फिर हमारे पास में 28 के बाद में कितना बचेगा 2 बचेगा, मतलब कोई ऐसा कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बैठा है, ये लो जी 24.30। 2 स्थान चाहिए थे, एक स्थान भी नहीं देखा हमने, तो हमने तो ये देखा है कि 24 किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें 24 आ रहा था, और डायरेक्टली आंसर लगा दिया 24.30। याद रखना दोस्तों, पेपर में करना जरूरी नहीं होता, पेपर में ये पता होना चाहिए कि 24 किस में आ रहा है। 2 ऑप्शन होते तो हम 3 भी निकाल लेते, लेकिन 2 ऑप्शन है नहीं,
तो हमें कोई जरूरत नहीं है 3 निकालने की, हम 24 ही निकाल लेंगे। अब अगले पर्सन पे क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीआई का पर्सन है, और सीआई में देखो क्या कह रहा है कि 80,000 रुपए की राशि है 10% वार्षिक ब्याज दर पे, ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में, मतलब समय पूछा जा रहा है कि 1,17,128 हो जाएगी। तो एक बात बताओ, जब 1,17,128 रुपए हो जाएंगे और हमें ये देखो ये 1,17,128 रुपए होने का मतलब दे क्या रखा है, तो आप कहोगे सर ये अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। ये क्या दे रखा है, मिश्रधन है ये, ठीक है। और मूलधन कितना दे रखा है भाई, 80,000 रुपए। ये लो जी 80,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है। और बोल रहा है कि 10%, 10% मतलब 1/10। यदि 10 रुपए मेरा प्रिंसिपल होता है इधर, तो अमाउंट कितना बनता, तो आप कहते हैं सर 1 रुपए ब्याज का मिल जाता, तो अमाउंट 11 रुपए मिल जाता। क्या बात यही है क्या, मतलब 11 रुपए अमाउंट मिल जाता 10 रुपए पे, तो इधर वही बातें हमने लिख दी। वैल्यू कट रही है तो काट लो दोस्तों, क्योंकि वैल्यू कटेगी। देखो ये 8 से कटेगा कितनी बार, 1000 बार, सॉरी 10,000 बार, 4 जीरो है तो 4 जीरो। ये 8 से कटेगा कितने बार, 8 एकम 8 आएगा, 9 10 11 3 बचेगा, 8 चौक 32 आएगा। 32 के बाद में हमारे पास में 5 बचेगा, 5 और 1 हो गया, मतलब 51 हो गया, तो कितने बार कटेगा, 8 छके 48 हो गया, 49 50 51 3 बचेगा, 8 चौक 32 60 एकमान। ये लो जी 14,641 बार कटेगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 10 की घात 4 होता है ना 10,000 होता है, 11 की घात 4 होता है ना ये 14,641 होता है। ये दिमाग में आ जाना चाहिए था ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। ऐसे जब आप इसको जब आगे आगे सोल्व करेंगे तो 121 का स्क्वायर क्या होता है, 146 41 होता है। दिमाग में होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा सर एन का मान निकालना था, तो एन का मान यहाँ आता है, तो यहाँ आता है, तो ये वैल्यू मैंने बोला है कि ये भाई स्क्वायर नहीं, ये 4 घात है, तो हम कहेंगे एन का मान 4 आ गया डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भाई 10 के ऊपर कितने हैं, तो देखो 1 जीरो यहाँ पे था, यहाँ पे 4 जीरो, अरे 4 जीरो, तो एन का मान 4 हो गया डायरेक्टली, कि 10 के क्या 4 ऊपर पावर लगेगी तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 11 का आपको पता होना चाहिए, देखो 121 है, हमें पता है कि सर स्क्वायर होता है 121, तो मैंने ये बोला कि इसके ऊपर 4 घात लगने का मतलब इसका स्क्वायर करना था। अब स्क्वायर करना आपको आता है, ये 100 से 21 जाता है तो 21 प्लस कर देना, कितना हो गया कि 142, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 441 प्लस कर दो, ये लो 441, तो देखो कितना आ गया 146 41। तो मैंने बोला था यही तो वैल्यू दे रखी है 146 41, तो ये कितना हो गया 11 के ऊपर 4 पावर हो गया, तो एन का मान कितना आ गया, 4 आ गया। चलो अगले पर्सन पे, ये लो जी एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, टीएसडी बोल सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ये जो पर्सन है, एक कार 5 घंटे में कितनी जाती है, 240 किलोमीटर जाती है। अरे 5 घंटे में जा रही है 240 किलोमीटर, सिंपल सी बात है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति कर दे, मतलब ये कह रहा है कि स्पीड आधी कर दे, तो भाई उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अधिक, एक बात बताओ रे, दूरी आधी करूंगा तो समय दुगना लगेगा, मतलब पहले 5 घंटे लग रहे थे तो अब 10 घंटे लगेंगे, और 10 घंटे लगेंगे तो बोल रहा है कि कितना अधिक लगेगा, तो भाई 5 घंटे पहले लग रहे थे, बाद में 10 घंटे लग रहे थे, ज्यादा कितने लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी आप। अरे भाई स्टार्टिंग में 5 घंटे की रफ्तार से, मतलब 5 आवर में जाएगा 240 जाएगा, तो हम कहेंगे स्पीड कितनी आ गई, तो आप स्पीड निकालोगे दोस्तों, तो 240 बटा 5 करोगे, तो स्पीड हमारे पास में कितनी आएगी, 5 चौके 20 5 अंटे 40, ये हमारी स्पीड आ गई। सही बात है ना, यही तो स्पीड आएगी। अब कह रहा है सर स्पीड को आधी कर दे, तो 240 से आधी करूंगा तो 24, तो भाई टाइम कितना लग गया, 10 आवर। तो भाई पहले 5 आवर लग रहा था, अब 10 आवर लग रहा है, तो कितना ज्यादा लग रहा है, तो आप कहोगे सर 5 आवर ज्यादा लग रहा है। बस यही तो प्रश्न पूछा गया। कोई बच्चे जल्दीबाजी में प्रश्न करके आ जाते हैं, 10 घंटे लगा के आ जाते हैं, 10 गलत है भाई। पूछ रहा है कितने अधिक लगेंगे, अधिक समय, कितना समय अधिक लगेगा, तो 5 घंटे अधिक लगेंगे, याद रखना, 10 मत करके आना, ये मैं पहले बोल देता हूँ। चलो अगला प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10, और 10 से कहा जा रहा है कि 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है। अरे भाई 40 और 50 के बीच की बात हो रही है, तो भाई मैं पूरा डिटेल से समझा देता था आपको ये बात। देखो भाई 40 से हमारे पास में 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 47, 47 है, 3 आंसर, मतलब हम कहेंगे कि 3 संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
40 से 50 के बीच में हमारे पास में जो होगी 41 होगी, 43 होगी और कितना होगा 47 होगा। और बोला जाए कि भाई एक से 50 के बीच में कितनी होती है तो 15 होती है। 51 से 100 के बीच में कितनी होती है 10 होती है। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती है 25 होती है। आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अरे ये लाइटों को बंद करो रे, ये लाइट को बंद करो। क्योंकि ये लाइट मैंने मना कर दिया, उसको बाद में क्यों चला रहे। मैंने कहा था ये बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्टर्बेंस। सेट कहाँ पर है वो भी तो पता नहीं है अभी वाली। अच्छा, मुझे पता था ये समस्या आने वाली है। अपन भी लाइव क्लास लेते हैं, ये दिक्कत पहले भी आती थी, पहले भी आती थी एप्लीकेशन उधर से आता है, इससे नहीं उसके पास से। इस पे जाओ, नहीं ये काम लो, चैट आउट भी लो, और इधर से यूं लो। हाँ, ऊपर लेके थोड़ा, अब इधर लो। हाँ, लो लो पूरा, लो लो लो। हाँ, ये फाइल ऊपर जाओ। हाँ, और दो, ये रहा सेकंड नंबर। और उधर से प्ले करो, प्ले और फ्रंट पेज। बस, अब आगे जाओ तो एक बार क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो यहाँ पे। हाँ, ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। हाँ, वापस इस पे क्लिक करो। ये लो भाई, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा वेट करना होगा आपको, और वेट कर लिया होगा आपने अब तक। अब स्टार्ट करते हैं वापस। देखो ये 11 नंबर प्रश्न रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है दोस्तों। मैं कहता हूं कि आरआरबी ऐसे प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे, आरआरबी ऐसे प्रश्न जरूर पूछेगा। पहले ज्यादा पूछा जाता था, अब तो हालांकि फिर भी इसको कम कर दिया, रीजनिंग के चैप्टर के अंदर आपको डाल दिया। जैसे कलोक आप पढ़ते हो तो कलोक के अंदर ही ये प्रश्न आने लग गया। अब मैथ में ये क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, और मैथ में नहीं आता तो मैथ में इसका रोल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखो हमें बोला जा रहा है कि 5 घंटियां जो सुबह 9 बजे एक साथ क्या करती है, बजने का काम करती है। एक 12 सेकंड में, एक 18 में, एक 24 में, एक 36 में, एक 45 सेकंड के अंतराल पे क्या करती है, बजती है। तो बताया जा रहा है कि घंटियां पुण्य किस समय एक साथ बजेगी। तो इन जब जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना दोस्तों, इनका एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम। तो मैं कहूंगा 12 है, 18 है, 24 है, 36 और 45 है, इनका एलसीएम लूंगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनका जो एलसीएम आएगा वो 360 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है सर 360 मतलब 36 है कैसी वैल्यू जिसमें 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, 24 का भी जा रहा है, 36 और 45 का भी जा रहा है, मतलब सबका जा रहा है। तो एलसीएम आ गया 360। अब ये सेकंड में है, पूरा का पूरा पर्सन सेकंड में है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि 360 सेकंड है। अब बताओ इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कहूंगा 360 में किसका भाग लगा देंगे हम, 60 का भाग लगा देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। और 6 मिनट का मतलब होगा कि 9 बजकर 6 मिनट पे ये एक साथ बज जाएगी। बस यही बात आपको बोला जा रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास में 9 बजकर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कि 9 बजकर 6 मिनट पे एक साथ बजेगी, वापस पुनः बजेगी। 9 बजकर 6 मिनट का मतलब है 9 6 AM पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे एम दे रखा है, देखो सुबह का टाइम दे रखा है तो एम दे रखा है। यदि यहाँ पे पीएम होता तो भी हम याद रखना 9 6 AM करते पर्सन को। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। पर्सन सिंपल था, आगे वाला पर्सन भी बड़ा सिंपल है। पर्सन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रति वर्ष, अब शहर में तो नहीं मानते, मैं एक कोई भी आप जंगल ले सकते हो, उस जंगल में कोई है ना, शहर में तो इंसानों की वर्दी होती है। तो शहर में भालुओं की जनसंख्या में क्या बोला जा रहा है भाई, वर्दी बोला जा रहा है। कितना हो रहा है भाई, 3%। बताओ 3% की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3/100 लिखेंगे। इसका मतलब 100 होता तो भाई भालुओं की संख्या कितनी हो जाती, बढ़ के 103 हो जाती। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व है। अरे भाई 2 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है, 2 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है। तो भाई पहला साल तो ये हो गया, तो दूसरे साल भी वर्दी हो रही है, तो भाई ये कितनी हो रही है, ये भी 103 हो रही है। अब भाई इनको इंटू करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 10,000। इनको इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 609।
स्क्वायर तो करना 10609। अब हमें कहा जा रहा है भाई इन दो वैल्यू में तो कौन सी वैल्यू मानूंगा। तो भाई याद रखना ये वैल्यू जो होती है ना ये वर्तमान होता है, ये वैल्यू क्या होगी वर्तमान, और ये जो वैल्यू होगी ये 2 वर्ष पूर्व की वैल्यू होगी, 2 वर्ष पूर्व है। यदि किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट आए कि सर ऐसा कैसे मान लिया 2 वर्ष पूर्व इधर वाला और वर्तमान उधर वाला, तो मैं जब भी ये चीज पढ़ाता हूँ दोस्तों तो मैं ऑफलाइन में भी ये चीज आपको बताता हूँ, आप समझ जाना। मैं ऐसे 3 ब्लॉक बनाता हूँ और ये 3 ब्लॉक आपके लिए सुविधा के लिए बनाता हूँ, क्योंकि हमेशा बीच वाला ब्लॉक जो होता है वो प्रेजेंट का होता है, हमेशा जिंदगी में हमेशा याद रखना इसको ही वर्तमान मानते हैं। और ये 3 साल ये बाद का होता है, मतलब इसको मैं बाद का बोल देता हूँ, जैसे 3 साल बाद आ जाए 2 साल बाद आ जाए तो ये बाद का ब्लॉक होता है, ये पूर्व का ब्लॉक होता है। अब आपको बोले कि पूर्व है, अब देखो आपको याद 2 साल पूर्व है, तो पूर्व के लिए जब भी आप कोई ब्लॉक लेंगे तो कभी भी याद रखना कोई ऐसे 2 ब्लॉक नहीं ले सकते, हम ब्लॉक लेंगे तो दोनों साथ वाले लेंगे, दोनों पेयर के ब्लॉक लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों याद से उठा लेंगे, ऐसा नहीं लेते दोस्तों। तो देखो 2 साल पूर्व का पूछा गया तो ये दोनों ब्लॉक लेंगे, तो इसका मतलब जो दूसरा जो होगा हमारे पास में ये क्या होगा, ये वर्तमान होगा, ये पूर्व का होगा, बस बात इतनी सी है। ठीक है दोस्तों, आइए फिलहाल बताते हैं। तो हमारे पास में पूर्व का दे रखा है कितना 21,218 दे रखा है, और ये किसकी वैल्यू है वर्तमान की वैल्यू है, मतलब 10609 की वैल्यू है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों 10,000 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू इसको पूरा पूरा काटेगी, भाई ये एक बार है तो ये 2 बार है, हमें तो डायरेक्टली दिख रहा था 106 का डबल होता है 212 और 09 का डबल होता है 18, सिंपल सी बात है, 2 बार काटेगा तो कितना आ गया 20,000। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 राइट। ठीक है, प्रश्न में कोई ज्यादा ऐसा नहीं था कि आप नहीं करिए, प्रश्न में इतने लेवल तो आएगा आपके पास में कि आप इस प्रश्न को करना स्टार्ट करें। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती है, भाई ये लोग 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती है 8 में, ये 5 फीमेल है एक काम को करती है 8 में, और हमें आगे क्या बोला जा रहा है भाई 8 बच्चे है, ये लो जो 8 चाइल्ड है एक काम को उसी काम को करते हैं 10 दिन में। इनकी स्पीड निकालेंगे, और स्पीड निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा समझना, स्पीड कैसे निकालता हूं मैं बता देता हूं। कटने वाली वैल्यू काट देना, तो आप कहोगे सर 8 से तो 8 कट गया, हमारे पास में देखो 5 से एक बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो मैं कहूंगा 1 जो एफ आ रहा है वो मतलब 1 फीमेल किसके बराबर काम करती है 2 चाइल्ड, तो फीमेल और चाइल्ड की स्पीड कितनी आ जाएगी 2:1 आ जाएगी, मतलब फीमेल और चाइल्ड की जो स्पीड आएगी वो 2:1 आएगी दोस्तों, 2:1 आएगी तो सिंपल सी वैल्यू है, कुल काम निकाल लो। तो टोटल जो वर्क निकालेंगे दोस्तों हम, जो टोटल वर्क होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो 8 × 5 को मतलब ये फीमेल का है तो फीमेल की स्पीड 2 है, तो भाई 5 फीमेल की स्पीड कितनी होगी 10 होगी, एक फीमेल की 2 आ रही है तो 5 की कितनी होगी 10 होगी, और 10 को 8 से इंटू करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 80। अब काम कौन करेगा 2 फीमेल, मतलब एक फीमेल की 2 है तो 2 की कितनी होगी स्पीड 4, एक बच्चे की स्पीड 1 है तो 4 की कितनी होगी भाई 4, तो सिंपल 80/8 आ जाएगा। तो बताओ हमारे पास में काम कितने दिन में होगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर। साफ साफ कह रहा जा रहा था कि 5 फीमेल 8 दिन में करती है और 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं, तो दोनों बराबर दे रखे हैं, हमने स्पीड निकाली तो 2/1 आ गई, मतलब एक फीमेल की स्पीड 2 आ रही है तो 5 फीमेल की स्पीड होगी 10, और 10 फीमेल कितने दिन में करती है भाई 8 में, तो 80 कुल काम आ गया। इधर से करोगे तो भी वही आएगा, देखो एक बच्चे की स्पीड 1 है तो 8 बच्चों की स्पीड 8 होगी, और 10 दिन में करते हैं तो 8 × 10 कितना हो गया 80 हो गया, और हमारे पास में भाई 2 महिला है तो 2 महिला की स्पीड 4 होगी, 2 × 2 4, और 4 बच्चों की स्पीड भी 4 होगी तो 8 होगी, तो 80/8 का मतलब कितने दिन आ गए 10। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखना दोस्तों क्या कहा जा रहा है। मोहन एक टेबल को 2,832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताना है। एक बात बताओ भाई 2832 रुपए में बेचने का मतलब है 18% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 118 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू निकालना है, ये लो जी बस इतना ही प्रश्न है। अब आपको वैल्यू इनमें से दे रखी है तो आप प्रश्न बताए आएगा क्या, कटेगी भाई वैल्यू तो पूरी पूरी, तो 118 से काट लो चाहे वैसे काट लो, तो ये वैल्यू कितनी बार कटेगी हम काट के देखते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 5 आएगा, 9 आएगा, 59 आएगा, 2 से काटेंगे तो इसमें कितना आएगा 14 आएगा, 16 आएगा, अभी भी कटेगी 59 से, देखो एक बार कितनी बार कटेगी, ये मेरे हिसाब से 14 बार कट जाएगा, 14 बार कटेगा क्या, नहीं 14 बार तो नहीं कटेगा, एक बार देखना भाई कितने बार 590 590 नहीं भाई 24 बार कटेगा, 2400 आ जाएगा लगभग आंसर, एक बार चेक कर लेना इसको कितने बार कटेगा, क्योंकि 590 + 590 मतलब 600 600 1200
और 20 कम करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 1180, और 1180 हो जाएगा तो भाई उसको और 4 से इंटू करेंगे जो जाके ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये शायद कितने बार कटेगा, 24 बार, 24 इंटू 100 कितना हो गया 2400। एक बार और चेक कर लेना चाहिए आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना हम इसमें डिजिट सम लगा देते हैं, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 9 हट जाता है यहाँ से, और इसका डिजिट सम 8 है, 2 10 3 13 14 15 होगा, 15 का मतलब कितना आएगा जी 6 आएगा, तो 6 ही आना चाहिए ऑप्शन में, तो 6 ऑप्शन नंबर सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, 24 बार है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लो जी अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अपने आप में है। देखो हमें कहा जा रहा है कि 5x माइनस 2y अनुपात में दे रखा है 2x माइनस 2y, और कितना दे रखा है 9 अनुपात 70। तो पहले तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पे आपको x y की वैल्यू पुटअप करनी होगी जब आपके जाके आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुटअप करना भूल जाओ, ऐसे आंसर देना स्टार्ट कर दो। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना, 5x माइनस का 2y, तो ये तो देखो इसकी वैल्यू होगी, मतलब ये 9 की वैल्यू है, तो यहाँ 9 लिख लिया हमने। आगे चलेंगे तो x माइनस का 2y बराबर में कितना है जी, अपन में 17 होगा। अब इसको आप वज्र गुणन करेंगे, भाई हमारे पास में बराबर में कोई वैल्यू आती है तो वज्र गुणन होती है। तो देखो ये 70 5 85 होगा, मतलब 85 एक्स है, ये 9 एक्स है, तो 9 एक्स इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 85 में से 9 चला गया तो 5 और 4 9 76 एक्स बच जाएगा। ये कैलकुलेशन माइंड होती है, आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों कि आप लेके बैठ जाओ, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। भाई 70 5 85 होगा, 85 ये होगा तो ये 9 एक्स होगा, 9 इधर आएगा तो 85 माइनस 9 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। आगे चलेंगे, बराबर की वैल्यू है, ये देखो 17 दूना 34 होगा, जो माइनस का होगा, ये 9 दूनी 18 होगा माइनस का, तो माइनस 34 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में जाएगा, और 34 में से 18 चला गया तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना बचेगा, 34 में से 18 चला जाएगा 16 भाई बच जाएगा क्या, तो x अपन y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास में 16/76। ये वैल्यू कट रही है फिलहाल, 4 से काट लो, 4 बार कटेगा, ये 4 से कटेगा एक बार, 3 बच गया, 4 नाम 36, मतलब हमारे पास में x और y का मान कितना आ गया दोस्तों 4/19। अब वैल्यू पुटअप करके देख लेना, उसमें आपको दे रखा था 9x और 13y, तो x का मान तो आ रहा था 4 और y का मान कितना आ रहा था भाई 19, तो ये 9 चौक 36 वाला होगा, जिसमें 36 ऊपर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 72 है गलत है, 151 है गलत है, 144 है गलत है, 36 ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 247 यहाँ से आ जाएगा, आंसर ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेशन इतनी सी तो आपको करनी होगी, वरना तो फिर माइंड गेम आप पेपर कैसे पास करोगे, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। मैंने देखा है कि लाइब्रेरी में जो बैठे हुए स्टूडेंट होते हैं ना, वो कम से कम 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते, तो उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे उनके सामने, इसलिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आओ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। मतलब शंकु को पिघलाकर, ये हमारे पास में कोई शंकु है, इसको हम पिघलाएंगे, क्या बना देंगे भाई बेलन बना देंगे, सिंपल सी बात ये कही जा रही है आपको। तो दोनों के आयतनों से प्रश्न होगा, याद रखना जब भी कोई चीज पिघला के कोई चीज बनाई जा रही है तो दोनों का आयतन निकाल देना, बराबर में रख लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्या होगा समझना, हमारे पास में शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का क्या होता है दोस्तों, तो बेलन का अभी आपको कुछ देर पहले बताया था पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से तो पाई घट गया, अरे पाई से तो क्या घट गया, पाई घट गया, ये लो जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट मत देना, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। नीचे वाले में तो त्रिज्या निकालनी है आपको, क्योंकि हमें बेलन की त्रिज्या नहीं पूछ दे रखी, यदि दे रखी होती तो व्यास डायरेक्टली निकाल लेता, लेकिन नहीं दे रखी, और हाइट दोनों की अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 3 नीचे आएगा नहीं आएगा, तो सिंपल बात है भाई नीचे आएगा 3। तो आइए आर स्क्वायर का मान, मतलब शंकु का आर स्क्वायर कितना दे रखा है, तो शंकु का 9 है, तो 9 × 9 कर दे, और ऊंचाई कितनी है भाई 15, और इसका कितना आर स्क्वायर से निकालना है अभी तो, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 45। ये लो जी, ये दोनों बराबर में होती है, जब ये कटेगा तो ये एक एक जाता है, इसमें तो 15 × 45 होगा। तो भाई ये 3 का देख लेना भाई एक बार, सही है क्या, हाइट 45 है, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 15 सही है, 3 होगा, 3 से ये कट रहा है क्या, ये 3 तो हमने लिखा ही नहीं, एक बार ये 3 भी तो नीचे आना चाहिए ना भाई, ये 3 तो हमने नहीं लिखा, इधर वाला 3 नीचे आएगा, ये नहीं लिखा, देखो 9 9 15 है, ये 45 तो ये 3 नहीं लिखा। अब 9 से 9 कटेगा क्या,
नीचे देखो 3 और 3 9 बनेगा तो 9 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है, तो आर बराबर कितना हो गया भाई 3 हो गया। और आर बराबर 3 हो गया तो हमें तो व्यास पूछ रहा है, तो आर का दुगना ही व्यास होता है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद रखना दोस्तों, हमारे से क्या हुआ 9 इंटू 9 इंटू क्या दे रखा था 15 दे रखा था। नीचे हमने क्या लिया, ये 3 नीचे आएगा यहाँ से, तो 3 नीचे आएगा तो आर स्क्वायर इंटू 45, तो 15 3 45 और 3 इंटू 3 9 को काटेगा, तो आर स्क्वायर हमारे पास में 9 बचेगा। आर स्क्वायर जब 9 बचेगा तो हमने बोला आर का मान 3 आएगा, आर का मान 3 आएगा तो व्यास पूछा है जो हमारे त्रिज्या का क्या होता है डबल होता है, दुगना होता है, तो कितना हो गया भाई 6 हो गया। आइए अगला प्रश्न। अच्छा पर्सन है, कैलकुलेटिव पर्सन है दोस्तों ये वाला। हमें कहा जा रहा है कि एक पेंटिंग को 12 दिन में बनाता है, कि ए 12 दिन में बना रहा है, और बी कितने में बना रहा है, बी बना रहा है भाई 8 दिन में बना रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 दिन में बी बना रहा है, और सी बना रहा है 10 दिन में। कैल्शियम हमने कितना ले लिया भाई 120 ले लेते हैं हम, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। ये 10 बार जाएगा, इसका दूंगा तो 8 एकम 8 आता है, 4 बचेगा 8 5 40 15 हो जाएगा। ये कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा। ये कहा जा रहा है कि देखो दिनों की संख्या लगभग बतानी है आपको। कहा जा रहा है कि ए द्वारा पेंटिंग की जाती है यदि बी और सी, सुनना दोस्तों ध्यान से, बी और सी साथ मिलकर एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें। मतलब हमारे पास में ये कहा जा रहा है कि पहले दिन एक काम करेगा। देखो साफ साफ कहा जा रहा है पहले दिन काम कौन करेगा, ये आरंभ करेगा। मतलब पहला दिन जो होगा, फर्स्ट डे जब होगा दोस्तों, तो पहले दिन काम ए करेगा, याद रखना। और काम कितना करेगा 10 काम करेगा। अगला जो दिन होगा वह भी पहला दिन होगा, अगला दिन भी मतलब सेकंड डे होगा, तो इसमें काम करेंगे दोनों मिलके, साथ में बी और सी भी देंगे। तो ये 10 20 30 35 और 2 37 आ गया। तो हम कहेंगे भाई 2 दिन में टोटल मिला के काम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 47 हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि 2 दिन में 47 हो गया तो भी मैं ऐसे कह सकता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 दिन में 47 हो गया तो इसका 3 मल्टीपल तो लूंगा नहीं, क्योंकि 3 तो ज्यादा हो गया होगा। देखो इसका 3 गुना करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू भाई। 47 तो कितना होता है 7 21 का 1 2 बचेगा, 4 12 और 2 कितना होगा 13 14, इसका मतलब 14.141 के लगभग आ जाएगा। तो ये तो 120 रह गया, तो कम लेना है तो सर कितना कम लेगा, मतलब इसके लगभग 2.5 गुना के आसपास लेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन, मतलब देखो 2 गुना लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 का 4 1 से 4 दूनी 8 किलो, मतलब 94 काम हो गया हमारे पास में। और दिन कितने हो गए 4 दिन, मतलब 4 दिन में 94 हो गया। मतलब 4 दिन से ज्यादा आंसर आना चाहिए। अब कितना ज्यादा आना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगले दिन काम कौन करेगा, यहाँ पे ए करेगा। तो भाई 4 दिन में काम हो गया कितना, सुनना 4 दिन में काम हो गया हमारे पास में 94। ठीक है, अब अगले दिन काम करेगा ए, वो एक दिन में काम कितना करता है भाई 10, तो काम कितना हो गया 104 काम हो गया। और टाइम हमारे पास में कितना लग गया भाई 5 दिन। अब 5 दिन में तो 104 काम हुआ है, काम कितना करना है 120 करना है, मतलब अभी तो 14 काम शेष रह गया। इसका मतलब 4 से 5 से तो ज्यादा आएगा, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता इतना ज्यादा। मैंने पहले ही बोला था 3 गुना तो हो रहा नहीं है, तो 6 से ज्यादा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब कोई बच्चा यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठेगा तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि 5 दिन तो पूरे आएंगे। काम कितना बच गया, तो आप कहोगे सर 16 काम बच गया, काम कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे, मतलब 37। तो इसका भाग देंगे तो 5.4 आ जाएगा। चाहे लगा के देख लेना दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया 5.4, या फिर 5 सही 16/37 हमारा राइट आंसर है। तो हमने यहाँ से डायरेक्टली पता कर लिया कि 5 से ज्यादा लगेगा, और 5 से ज्यादा लगेगा तो भाई हमने बोला कि 6 से ज्यादा भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 गुना करेंगे तो इधर 3 गुना 6 होता था, तो 3 गुना तो 141 हो रहा है, तो 3 गुना भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब 6 से ज्यादा दिन भी नहीं होने चाहिए, और 5 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, कौन सा बेटा है 5.4 बेटा। आइए अगले प्रश्न पे चलो। प्रश्न बोला जा रहा है भाई चतुर्थानुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, चतुर्थानुपात कब भी आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है BC अपॉन ए। अब ये चीजें नॉर्मली सिखाई जाती है भाई एग्जाम में। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कहेंगे भाई रूट के अंदर दे रखा है हमारे 8 × 21, ये दे रखा है ना, रूट में दे रखा है इंटू 8 × 21, और नीचे भी तो रूट की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 6 आ रही है भाई। तीनों पे तो रूट है, तो तीनों पे एक साथ लगा दिया। ये 3 दूनी 6 होता है, ये कितना होता है जी 7, ये 2 से कितनी बार होगा 4 बार, तो रूट में कितना हो गया 28। 28 को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 4 × 7 रूट में, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, रूट में क्या रह गया 7, तो आंसर क्या हो गया 2 √ 7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब कोई यहाँ पे महामूर्ख होगा जो इस वैल्यू को 28 से करके आएगा या फिर यहाँ बैठा रहेगा करके 14 इंटू 2 लिखेगा। नहीं भाई, एक वैल्यू बाहर निकाल रखा है, मतलब कोई ना कोई वर्गमूल वाली वैल्यू ले रखा है इसको 4 के रूप में लिखना। 4 इंटू 7, 2 इंटू 14 लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आओ अगले प्रश्न पे। एक अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों में साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछ रहा है कि औसत क्या होगी। तो औसत निकालने के लिए देखो, हमें औसत चाल पूछे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यही फॉर्मूला हम यूज लेते हैं, दूरी बटा समय। तो भाई दूरी कितनी आ रही है, तो हम ये कहेंगे 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60 है, और हमारे पास में 65 और 4 कितना हो गया जी, 69 हो गया क्या। दूरी तो हमारे पास में 69। अब समय क्या निकालेंगे, तो समय देखो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ रहा है समय, टाइम निकालेंगे, 5 के 20 आ रहा है, 4 आवर आ रहा है, ये 3 पंजे 15, 5 आवर आ रहा है, ये हमारे पास में 5 आवर आ रहा है, कितना आवर आ रहा है, 6 आवर। तो टोटल मिला के हावर कितना हो गया, 20 आवर। तो 20 का भाग लगा दो भाई हावर का। तो भाई 2 का भाग लगाऊंगा तो देखो ये कितना जाएगा, 2 का लगाऊंगा तो ये 3 आएगा, एक इधर चला गया क्या, सॉरी 3 आएगा, 4 आएगा और 0.5 आएगा, 10 बच गया। तो इसका मतलब और भाग लगाऊंगा तो 3.45 हमारे पास में राइट आंसर को बैठा है क्या, ये बैठा है, ये नंबर ऑफ 3.45। ठीक है। 69 में 20 का भाग लगाऊंगा तो पहले हमने 2 का भाग लगाया था, इसको 2 से काटा है यहाँ पे, तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया था 34.5। अब 34.5 में भाग लगा दीजिए तो 3 पॉइंट क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया 345, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला याद रखना। सबसे सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा इसको, और सिंपल ही है क्योंकि हमें कह रहा है अक्स ने, अक्स कोई आदमी है, कोई नाम है, उसने 180 रुपए के अंदर 40 पेंसिल खरीदी है। तो एक पेंसिल की रेट कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर एक पेंसिल की जब आप रेट निकालोगे तो 0 से 0 कटेगा, ये 4 चौक 16 होगा, 2 बचेगा, मतलब पॉइंट होगा, 1/2 का मतलब 5, 4.5 रुपए। मतलब एक पेंसिल की जो रेट होगी वो 4 पॉइंट कितना आ गया है, 5 रुपए। सही है दोस्तों, ये लो जी। अब बताओ वाई है, उस वाई ने क्या खरीदे भाई, 2 दर्जन पेन खरीदे। अब 1 दर्जन में 12 तो 2 में कितना 24, तो 180 रुपए का बटा 24 करेंगे तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया, तो 6 से काट ले इसको। ठीक है, 6 से काटेंगे भाई कितनी बार, 30 बार, 6 चौके कितना होगा जी 24, और 15/2 बनेगा तो 15/2 का मतलब 7.5 हो गया क्या ये। अब क्या कहा जा रहा है कि बताओ एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर बताओ। तो भाई पेन का मूल्य ये दे रखा है 7.5 और पेंसिल का दे रखा है 4.5, तो अंतर कितना हो गया भाई 3 रुपए। तो हमारे पास में कोई आंसर है ऐसा ही 3 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हो गए और पेपर में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखना दोस्तों, मैंने जो 20 क्वेश्चन बताए बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और अच्छे ही क्वेश्चन है। तो एक बार आप जाके पीडीएफ पे जाके ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों ये देखो हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है गणपत गुरुकुल फुलेरा पे, ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसको एक बार और दोबारा चेक करें कि कहाँ पे आपने गलती की है, कितने टाइम में आप प्रश्न कर पा रहे हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्पीड बना के प्रश्न करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो कोशिश करना इसको एक बार दोबारा सोल्व करें, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आए हुए हैं पेपरों में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी कल का हम सेट लेके आएंगे, सेट नंबर 2। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।